हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स मीडिया। आई एम सुरजीत मौर्य। हम लोग अपनी इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। ओके, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज टैक्स, और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है वह एक कंपोनेंट है इनकम टैक्स लॉ का। ठीक, इनकम टैक्स लॉ में बहुत चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए, इनकम कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ में हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 भी कवर होगा, एंड एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन, लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट्स, ये सभी को मिलाकर हम क्या बनाएंगे, इनकम टैक्स लॉ। तो हम क्या है कि आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ व सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में ही स्टडी करेंगे, और ये हमारा जो है वह सीए फाइनल का पार्ट हमारा बनेगा अदर। तो आइए देखते हैं सभी जो इनकम टैक्स लॉ है उसके सभी कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग ब्रीफ में स्टडी कर लेते हैं। देखते हैं ये है क्या। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में बताया गया है कि द लेवी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया इज गवर्न बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961। कहा गया है कि जो इंडिया में इनकम टैक्स लेवी किया जाता है वह किससे गवर्न होता है, वह इनकम टैक्स एक्ट 1961 से गवर्न होता है। और इनकम टैक्स एक्ट 1961 यह क्या है, वह यह एक्ट का नाम है, नेम है, यह एक्ट का नेम है। एंड यह अप्लीकेबल कब से होता है, कहा गया इट कम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962, यानी यह 1 अप्रैल 1962 से ऑल इंडिया, होल इंडिया में अप्लाई कर दिया गया। मीन्स कि इस दिन से लोग इनकम टैक्स एक्ट का पेमेंट करना स्टार्ट कर दिया। माने कि 1 अप्रैल 1962 से के बाद जो भी लोग इनकम अर्न करते थे उस पर उन्हें इनकम टैक्स का पेमेंट करना कंपलसरी बना दिया गया है इस एक्ट के माध्यम से। और इस एक्ट में दिया क्या गया है, कहा गया है इस एक्ट में 1 से लेकर 298 सेक्शन है। मीन्स टोटल सेक्शन कितने हैं, 298 सेक्शन है, एंड 14 शेड्यूल्स हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्या दिया गया है, 1 से लेकर 298 सेक्शंस, एंड सेक्शन को हम डिवाइड कर सकते हैं सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, प्रोविजो एंड एक्सप्लेनेशन। और इसके अलावा हमारे पास 14 शेड्यूल तो पहले से है ही। कहा गया सेक्शन हम किसे कहेंगे, सब सेक्शन हम किसे कहेंगे, क्लॉज किसे हम कहेंगे, सब क्लॉज किसे कहेंगे, प्रोविजो हम किसे कहेंगे, एक्सप्लेनेशन किसे हम कहेंगे। तो आइए समझ लेते हैं। यहाँ सेक्शन के बारे में दिया गया है, कहा गया है वेयर ईच पार्ट ऑफ दिस सेक्शन रिलेटेड विथ ईच अदर एंड ऑल सब सेक्शन टेकन टुगेदर कंप्लीट द कॉन्सेप्ट प्रोनाउंस्ड इन दैट सेक्शन। कहा गया अगर एक सेक्शन है, ये क्या है, ये सेक्शन 5 है, और इस सेक्शन के अगर 2 पार्ट हैं तो उन्हें हम कब सब सेक्शन कहेंगे एंड कब उन्हें हम क्लॉज कहेंगे। कहा गया अगर यह दोनों, अगर जैसे इसमें क्या दिया गया है, सेक्शन 5 सब सेक्शन 1, सेक्शन 5 सब सेक्शन 2, इन्हें हम सेक्शन सब सेक्शन तब कहेंगे जब यह दोनों पार्ट क्या होंगे, यह दोनों पार्ट जब आपस में रिलेटेड होंगे, यह दोनों पार्ट जब आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होंगे तो उन्हें हम सब सेक्शन कहेंगे। और यह दोनों सब सेक्शन मिलकर एक कंप्लीट मीनिंग हमें बताते हैं या एक कंप्लीट डिफिनेशन हमें देते हैं। अगर किसी एक पार्ट के बारे में हम बात करते हैं तो वह हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं बताता है, लेकिन अगर दोनों को हम एक साथ में रीड करते हैं तो यह हमें कंप्लीट मीनिंग बताता है। एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, सेक्शन 5 डिफाइन द स्कोप ऑफ टोटल इनकम,
क्या करता है सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में हमें बताता है। लेकिन इसका जो सब सेक्शन 1 है एंड सब सेक्शन 2 वो डिफाइन क्या करता है, सब सेक्शन 1 डिफाइन करता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ ए रेसिडेंट, एक रेसिडेंट के टोटल इनकम के बारे में कौन बताएगा, सेक्शन 5 सब सेक्शन 1। लेकिन कहा गया है सब सेक्शन 2 डिफाइन द स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ ए नॉन रेसिडेंट, मीन्स कि सब सेक्शन 2 हमें क्या बताएगा, स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट, यानी एक नॉन रेसिडेंट की इनकम में कौन कौन सी इनकम, कहाँ कहाँ की इनकम को शामिल हम करेंगे उसके टैक्सेबल इनकम में, और किस इनकम को एक्सक्लूड कर देंगे उसके टोटल इनकम में से। ठीक, तो ये क्या है, ये दोनों सब सेक्शन मिलकर हमें क्या बता रहे हैं, टोटल इनकम के बारे में, स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट क्लॉज किसे हम कहेंगे, इसके बारे में देखते हैं। देखिए सेक्शन, यहाँ सेक्शन 2 दिया गया है और क्लॉज 1A डिफाइन एग्रीकल्चरल इनकम एंड क्लॉज 1B डिफाइंस एमालगमेशन। एग्रीकल्चरल इनकम एंड एमालगमेशन में कोई भी रिलेशन नहीं है, मीन्स कि यह एक अलग चीज़ है और यह एक अलग चीज़ है, यह दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ है। मीन्स कि एमालगमेशन को समझने के लिए हमें एग्रीकल्चरल इनकम को समझने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, या हम यह कह सकते हैं एग्रीकल्चरल इनकम को समझने के लिए एमालगमेशन को समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पर दिया गया है व्हेन ईच पार्ट ऑफ दिस सेक्शन इज इंडिपेंडेंट है, कहा गया है अगर किसी सेक्शन का जो पार्ट है, पार्ट तो हमारा यही है ना, अगर यह पार्ट क्या है, इंडिपेंडेंट है तो उन्हें हम क्लास कहेंगे, अगर डिपेंडेंट है तो उन्हें हम सब सेक्शन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रोविजो क्या होता है, प्रोविजो मीन्स एक्सेप्शन, कि अगर सपोज करिए किसी सेक्शन में दिया गया है कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम में यह चीज़ें शामिल की जाएंगी, लेकिन प्रोविजो क्या बताएगा, प्रोविजो उसका एक्सेप्शन बताएगा कि यह इनकम टोटल इनकम में शामिल नहीं की जाएगी। ओके, माने सेक्शन क्या कहेगा कि ऐसा होगा, सेक्शन यस कहेगा, सेक्शन क्या कहेगा, यस कहेगा, और प्रोविजो क्या कहेगा, कहेगा नो, यह अगर ऐसी बात होगी तो यह कंडीशन नहीं अप्लाई होगा। ओके, एक्सप्लेनेशन का मतलब आप समझ ही रहे हैं, कोई कीवर्ड है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, यानी इसका मीनिंग यह होगा। जैसे पर्सन है, पर्सन की डिफिनेशन, पर्सन को अगर एक्सप्लेन करने की बात होगी तो वह एक्सप्लेनेशन वहाँ पर आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन मतलब कोई मीनिंग है, कोई कीवर्ड है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, जैसे एचयूएफ हमारा है तो एचयूएफ मीन्स क्या, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मीन्स क्या, तो उसको क्या करेगा, उसकी मीनिंग को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन में जाना पड़ेगा। तो हमें एक्सप्लेनेशन यह बताएगा कि हिंदू एक्ट में जो एचयूएफ की मीनिंग डिफाइन की गई है वही मीनिंग यहाँ इस एक्ट में भी ली जाएगी। ठीक, यह कौन बताएगा, यह एक्सप्लेनेशन हमें बताएगा। ओके, और देखिए प्रोविजो और एक्सप्लेनेशन सेक्शन का हो सकता है, सब सेक्शन का हो सकता है, क्लॉज का हो सकता है, सब क्लॉज का हो सकता है। नेक्स्ट द फाइनेंस एक्ट क्या होता है, कहा गया है कि एवरी ईयर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द बिल, फाइनेंस बिल क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस करते हैं इन दी पार्लियामेंट बजट सेशन में। मीन्स बजट सेशन में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, और उस पर क्या होती है, कहा गया है कि व्हेन द फाइनेंस बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड गेट्स द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इट बिकम्स द फाइनेंस एक्ट। कहा गया प्रत्येक ईयर बजट सेशन में
फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस करती हैं या पेश करती हैं कहाँ, पार्लियामेंट में। और जब वह फाइनेंस बिल दोनों बोथ हाउस में पास हो जाता है, फिर उसके बाद उसे राष्ट्रपति के पास उनकी एसेंट लेने के लिए भेज दिया जाता है। और जब उस फाइनेंस बिल पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाते हैं या उनकी एसेंट मिल जाती है, तो वही फाइनेंस बिल हमारा क्या हो जाता है, फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या गया है, अमेंडमेंट्स। और इस फाइनेंस एक्ट में होता क्या गया, अमेंडमेंट्स आर मेड एवरी ईयर टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड अदर टैक्स लॉ बाय द फाइनेंस एक्ट। अगर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कुछ अमेंडमेंट करना है तो वह किसकी हेल्प से किया जाएगा, वह फाइनेंस एक्ट की हेल्प से किया जाएगा। फाइनेंस एक्ट के बारे में और बताया गया है कि फाइनेंस एक्ट में ढेर सारे शेड्यूल्स हैं, ठीक। और जिसका फर्स्ट शेड्यूल हमें बता रहा है कि फर्स्ट शेड्यूल डिवाइड है 4 पार्ट में, और पार्ट फर्स्ट हमें क्या बता रहा है कि पार्ट फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट स्पेसिफाई द रेट्स ऑफ टैक्स अप्लीकेबल फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। करंट असेसमेंट ईयर मीन्स कि फाइनेंस एक्ट का जो पार्ट फर्स्ट है वो हमें रेट ऑफ टैक्स बताएगा। वह रेट ऑफ टैक्स जो करंट असेसमेंट ईयर में अप्लीकेबल होगी। करंट असेसमेंट ईयर का मतलब क्या, जैसे अगर फाइनेंस एक्ट की हम बात करते हैं, फाइनेंस एक्ट 2020 की हम बात करते हैं, तो इसके लिए करंट असेसमेंट ईयर का क्या कहा जाएगा, इसके लिए करंट असेसमेंट हमारा कहा जाएगा फर्स्ट अप्रैल 2022 से लेके 21 तक, ठीक। ये हमारा असेसमेंट ईयर हो गया। माने कि इस असेसमेंट ईयर में कितने रेट से रेट ऑफ टैक्स कौन सा लगेगा ये हमें बताएगा फाइनेंस एक्ट 2020। और पार्ट 2 की जब हम बात करते हैं, स्पेसिफाई द रेट्स एट विच टैक्स इज डिडक्टिबल एट सोर्स फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। कहा गया कि टैक्स डिडक्टिबल एट सोर्स होता क्या है, जैसे कि सोर्स जैसे क्या होता है कि एक एम्प्लॉय है, ठीक, एक एम्प्लॉय है, वह अपने एम्प्लॉय के यहाँ वर्क कर रहा है, तो टैक्स डिडक्टिबल एट सोर्स हमें यह बताता है कि जैसे ही एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट करेगा तो उसके सैलरी पर जो टैक्स आएगा उस टैक्स को पहले ही वह डिडक्ट कर लेगा, फिर रिमेनिंग पार्ट उस एम्प्लॉय को पेड करेगा, ठीक। जैसे उससे सपोज करिए 5 लाख रुपये सैलरी का पेमेंट करना है, तो 5 लाख रुपये पर जितना भी इनकम टैक्स आएगा पहले वह डिडक्ट करेगा। सपोज करिए 20,000 रुपये टैक्स आता है, तो 20 लाख रुपये अपने पास डिडक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट माने 4,80,000 रुपये एम्प्लॉय को दे दिया जाएगा। तो यह किस रेट से डिडक्ट किया जाएगा, टैक्स डिडक्टिबल एट सोर्स में, तो किस रेट से यह टैक्स डिडक्ट किया जाएगा वह रेट कहाँ दिया रहेगा, पार्ट 2 में दिया रहेगा। इसी तरह पार्ट 3 गिव द रेट्स फॉर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स फॉर डिडक्टिंग टैक्स फ्रॉम इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी एंड कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स। हम एडवांस टैक्स का कंप्यूटेशन कैसे करेंगे वो हमें बताएगा पार्ट 3। एंड सैलरी हेड में जो डिडक्टिबल टैक्स डिडक्टिबल एट सोर्स किया जाएगा वह किस रेट से किया जाएगा यह बताएगा हमें पार्ट 3। और जो ये हमारा पार्ट 2 है वो अदर देन सैलरी हेड के बारे में हमें बताएगा। जैसे एक इंटरेस्ट बैंक में जैसे हम डिपॉजिट करते हैं या सेविंग करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट हमें मिलता है टाइम टू टाइम, तो बैंक पहले उस इंटरेस्ट पर आने वाला इनकम टैक्स पहले डिडक्ट कर लेगा, फिर उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट इन्वेस्टर को पे करेगा। तो किस रेट से डिडक्ट करेगा वो हमें बताएगा पार्ट
टू में अदर देन सैलरी हेड, लेकिन जब सैलरी हेड की बात आएगी तो उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोविजन बनाया गया है। पार्ट 4 गिव द रूल्स फॉर कंप्यूटिंग नेट एग्रीकल्चरल इनकम। नेट एग्रीकल्चरल इनकम हम किस तरह से कंप्यूट करेंगे ये हमें पार्ट 4 डिस्क्राइब करेगा। नेक्स्ट इनकम टैक्स रूल्स 1962। इनकम टैक्स रूल्स 1962 ये क्या बताता है, कहा गया है कि जो इनकम टैक्स एक्ट है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक। उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सही से नहीं एक्सप्लेन किया गया है और उसमें बहुत तमाम तरह की उसमें क्या होती है परेशानियाँ आती रहती हैं। तो उसके लिए कहा गया कि उस रूल्स को और सिंप्लीफाई करने के लिए जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो प्रोविजन दिए गए हैं, सेक्शन दिए गए हैं, उनको और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या लाया गया है, इनकम टैक्स रूल्स लाया जाता है टाइम टू टाइम, जिसको हम कलेक्टिवली इनकम टैक्स रूल्स 1961 के नाम से जानते हैं। कहा गया द CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो कि अथॉरिटी है डायरेक्ट टैक्स की, मीन्स इनकम टैक्स की, ठीक। देखिए जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी जो एक मिनिस्ट्री है फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री में रेवेन्यू डिपार्टमेंट आता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत हमारा इनकम टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स दोनों कवर होते हैं। और डायरेक्ट टैक्स की जो अथॉरिटी बनाई गई है वो CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स बनाई गई है। इनकम टैक्स के लिए अदर अथॉरिटी बनाई गई है। तो CBDT जो होता है वह रूल्स बनाने के लिए इम्पावर्ड होता है, मतलब CBDT क्या बना सकता है, रूल्स बना सकता है टाइम टू टाइम फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। और इनकम टैक्स रूल्स बनाने का मेन मोटिव यही होता है कि हम क्या कर सके, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का क्या कर सके, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन कर सके। मीन्स इसमें जो इनकम टैक्स एक्ट में जो रूल्स दिए गए हैं, जो प्रोविजन दिए गए हैं, जो सेक्शन दिए गए हैं, उनको और इलोबरेट करना और सिंप्लीफाइड से बताना। ओके, सर्कुलर्स क्या होता है, सर्कुलर्स आर इशूड बाय द CBDT ओके फ्रॉम टाइम टू टाइम टू डील विथ सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अगर कोई ऐसी कीवर्ड है या कोई ऐसा सेक्शन है, कोई ऐसा प्रोविजन है कि जिसकी मीनिंग हर व्यक्ति अलग अलग निकाल रहा है, कोई उसकी मीनिंग कुछ और निकाल रहा है, कोई उसकी मीनिंग कुछ और निकाल रहा है, क्या है स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ जा रही है, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको क्या करते हैं, उसको फिक्स करने के लिए, मतलब उसको फिक्स करने के लिए या उसको डाउट को क्लियर करने के लिए, क्लियरिफाई करने के लिए क्या किया जाता है, एक सर्कुलर निकाला जाता है CBDT के द्वारा। और सर्कुलर कहा गया है, सर्कुलर्स आर इशूड फॉर द गाइडेंस ऑफ द ऑफिसर एंड और SSC। यह एक तरह का क्या होता है, गाइडेंस होता है, गाइडेंस SSC और जो SSC ऑफिसर है उसके लिए और जो SSC है दोनों के लिए एक गाइडेंस के रूप में होता है, ठीक। द डिपार्टमेंट इज बाउंड बाई द सर्कुलर्स। अगर सर्कुलर में यह बताया गया है कि इस चीज का इसका मीनिंग यह होगा या इसका अर्थ यह होगा, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन यह होगा, तो उससे डिपार्टमेंट जो होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, वह बाउंड होता है, मीन्स उसको वह चीज माननी होगी। लेकिन कहा गया है SSC के ऊपर ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है, वह चाहे तो वह उसको माने या चाहे तो उसका बेनिफिट ले सकता है, ठीक। उसका बेनिफिट लेने का मतलब है कि अगर उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स की वजह से SSC को कोई बेनिफिट हो रहा है तो बेनिफिट ले सकता है। वो कह सकता है कि हमारे समझ से हमको लगता है कि इसका मतलब ये है, इसलिए हम तो इसी रास्ते से जाएंगे क्योंकि हमारे लिए तो ये बेनिफिशियल है, हमको इस पर कम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसे मानना ही होगा। नोटिफिकेशंस और इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफिकेशन इशू किया जाता है टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। जैसे कोई एक्ट बनता है ना, उसमें जो प्रोविजन होते हैं, जो सेक्शन होते हैं ना, वह एक साथ ही अप्लीकेबल नहीं हो जाते हैं। उसके कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं जो कुछ समय बाद से अप्लाई होते हैं, ठीक। कुछ प्रोविजन होते हैं जो और कुछ समय बाद से अप्लाई होते हैं। तो नोटिफिकेशन में यही दिया जाता है कि कौन सा सेक्शन कब से अप्लाई होगा। अगर नोटिफिकेशन इशू किया गया है कि सेक्शन 2 इस डेट से अप्लाई होगा, तो
वहाँ दिया जाएगा नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे कंपनी एक्ट 2013, जो न्यू कंपनी एक्ट आया 2013, उसमें बहुत से ऐसे सेक्शन से जो कि बाद से मतलब जब 2013 या 15 से अप्लाई हुए हैं तो वो नोटिफिकेशन दिया जाता है ऑफिशियल गजट में। The CBDT is also empowered to make and amend rules for the purpose of the act by issue of notification। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स भी टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन इशू करता रहता है। केस लॉ, केस लॉ हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट है और फिर उसके बाद हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, ढेर सारे कोर्ट हैं। तो कहा गया कि अगर एसएससी और एसेसिंग ऑफिसर मीन्स कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एसएससी जो कि टैक्स पे कर रहा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है और वह डिस्प्यूट कहाँ चला जाता है, कोर्ट में चला जाता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या तो हाई कोर्ट में जाएगा। अगर हाई कोर्ट में वह कोर्ट जाता है, केस जाता है, डिस्प्यूट जाता है, अगर वहाँ से कोई डिसीजन, कोर्ट कोई डिसीजन देती है तो वह डिसीजन एज ए लॉ माना जाएगा जब तक कि पार्लियामेंट में उससे रिलेटेड एक कानून नहीं आ जाता है, उसको मतलब उससे रिलेटेड एक सेक्शन इंट्रोड्यूस नहीं कर दिया जाता है। ठीक, और तब तक वह अगर हाई कोर्ट का डिसीजन है तो जिस हाई कोर्ट का डिसीजन होगा, मतलब जैसे अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोई डिसीजन है तो वह अगर कोई डिसीजन दे रहा है इससे रिलेटेड तो वह अप्लाई होगा केवल उत्तर प्रदेश में, यूपी में। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई इस तरह का डिस्प्यूट जाता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई अपना डिसीजन देता है, निर्णय देता है, तो वह होल इंडिया माने वह सभी इंडिया के सभी पार्ट में अप्लीकेबल होगा। वह माना जाएगा कि वह क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का एक प्रोविजन और एक सेक्शन है, एक लॉ। ठीक, और अगर फिर उससे रिलेटेड उस डिसीजन जो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अगर उससे रिलेटेड अगर पार्लियामेंट में गवर्नमेंट कोई कानून मतलब कोई न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस कर देती है तो उस दिन से क्या किया जाएगा, वह डिस्प्यूट वाला जो केस है वह खत्म हो जाएगा और जो लॉ बनाया गया है वह एप्लीकेबल हो जाएगा। तो हम अपने इस वीडियो लेक्चर में यही तक डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।